हेलो प्यारे साथियों, विमलिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीटीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसका पेपर 15/10/2017 को हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को हम लोग जो है देख रहे थे। ठीक है, गणित के प्रश्नों को कर रहे थे। आज हमारी 2017 पेपर की दूसरी क्लास है, यानी 1 से लेकर के 15 तक के जो प्रश्न थे 2017 पेपर में पूछे गए थे उसको हमने कर लिया था। जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं आज इस क्लास में जो है हम करने वाले हैं 2017 पेपर की गणित के। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 29 व 30 जनवरी के प्रस्तावित है, वो लोग मेरे भाई इस क्लास को देख सकते हैं। हम आपको बता दें, समय आपके पास मेरे भाई बहुत कम बचा हुआ। देखिए, अक्टूबर महीना तो आपका समाप्त हो गया, इसके बाद आपका ये नवंबर, इसके बाद दिसंबर और आपका ये जनवरी। ठीक है, जनवरी में ही आपका पेपर है। तो अब देखा जाए अप्रोक्स तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, मात्र 90 दिन का ही समय और बचा हुआ है। मेरे भाई जो लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इतने दिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, 90 दिन भी मेरे भाई, तो आसानी से आप जो है यूपीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। तो चलिए विदाउट डिले जो है गणित के प्रश्नों को देखते हैं जो 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, ये रहा जो है पहला प्रश्न 2017 पेपर का, जो आपके यूपीटीईटी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न जैसे कह रहा है मेरे भाई, वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कह रहा है किसी संख्या के, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या संख्या आपको पता है? आप कहेंगे नहीं सर। तो संख्या मान लीजिए, संख्या हमारी जो है वो x है। के का मतलब है यहाँ पे इनटू का, की के का मतलब गणित की भाषा में गुणा होता है। यहाँ पे कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 60% है। लिख ले 60%। हाँ सर 60% लिख लीजिए। 60% हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या कर रहा है? का मतलब अभी हमने आपको बताया गुणा होता है। फिर कितना दिया है? 3/5, तो 3/5 लिख लेंगे। और कह रहा है 3/5 भाग कितना है? 36 है। तो बराबर कर देंगे यहाँ पे 36 36। अब इसको हम लोग जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x है तो x लिख लेंगे इनटू 60% को लिख सकते हैं 60 बटे क्या लिख लेंगे? 100%। का मतलब 1/100 होता है। इनटू 3/5 हो जाएगा, इक्वल टू 36 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप जो है। चलिए देखिए, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 20 × 60 और 20×5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब कोई कैंसिल हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब आपको पता है ये जो 25 है इधर भागे में है, उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 36 गुणे 25। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था? इंटू 9 था। ठीक है, 9 इंटू एक्स था, यही इक्वल टू 36 इंटू 25 हो जाएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा है x इंटू 9 इक्वल टू 36 इंटू 5, मतलब 36 गुणे यहाँ पे 25 है। यहाँ देखिए x जो है ये 9 जो है हमारा गुणे के रूप में है, उधर जाएगा तो हमारा भागे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग के रूप में 9 हो जाएगा। अब कहेंगे 9 से सर 9, यहाँ पे 9 एक कम 9 हो जाएगा। 9 चौको 36 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 का गुणा 25 में कर लीजिए, 25 चौको 100 हो जाएगा। हमारी संख्या कितनी आ गई? 100 आ गई। ये किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है। पूछा क्या गया है भाई? पाई के बारे में पूछा गया है। ठीक है, गणित में पाई के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, पूछा है यहाँ पे कि पाई है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जाम क्वेश्चन। कई बार कई वनडे एग्जाम में पूछा गया। यूपीटीईटी में तो पूछा ही गया, लेकिन और भी अदर एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया। पूछा गया है कि पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक है। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि पाई क्या है मेरे भाई। तो पाई आप याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। अगर आपको नहीं पता है, इस क्लास को अगर आपने आज देखा तो आप याद कर लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का जो मान होता है मेरे भाई वो होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 होता है। देखिए ये जो पाई है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, जबकि ये जो 22/7 है ये परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 तो 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यूपीटीटी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न ये पूछा गया था। प्रश्न हमारा है यदि हो तो, यानी यहाँ पे देखिए दिया गया है यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो हमसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस c/7 का मान पूछ रहा है। तो देखिए जो पूछ रहा है यहाँ पे वो पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा कि कहीं से अगर हमें ए का मान, बी का मान और सी का मान मिल जाता और इसी में पुटअप कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से जो ये यहाँ पे दिया गया है और इसी से हम लोग जो है ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 दिया है। ठीक है, हम लोग जो है ए बी सी का मान निकालने के लिए इसको हम जो है के मान लेंगे। ठीक है, आप के मान लें, एक्स मान लें, वाई कुछ भी मान सकते हैं, तो आप यहाँ पे के मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a/3 भी के बराबर है, b/4 भी के बराबर है और c/3 भी के बराबर है। तो तीनों को हम लोग जो है अलग अलग लिख लेंगे। एक बार a/3 बराबर के दिखाएंगे, तो ये इधर 3 भागे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3 के हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे b/4 बराबर क्या है? के है, तो यहां से हमारा b बराबर क्या हो जाएगा? 4k हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आगे भी इसी तरीके से हम लगा लेंगे। c/7 बराबर k है तो c बराबर क्या हो जाएगा? 7k हो जाएगा। यहां से a b और c का मान हमें मिल गया वैल्यू, बस इसी में पुटअप कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया है? आप कहेंगे सर 3k आया है, तो 3k रख लीजिए। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो प्लस रख ले। b की वैल्यू आई है 4k, तो यहां से हम लोग रख लेंगे 4k। यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख लेंगे। c की वैल्यू 7k है तो हम लोग जो यहाँ पे 7k रख लेंगे अपान में c की वैल्यू यहाँ पे 7k है तो 7k रख लेंगे। सबको जोड़ लीजिए, 3 और 4 7 और 7 14 हो जाएगा। 14k अपान में क्या हो जाएगा? 7k। ठीक है, अब जो है हमारा इस के से के कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर 2 आया है। क्या आया है? 2। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न यूपीटीटी 2017 का ये 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक जो है कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 दिया है। अगर हमसे पूछ क्या रहा है? इकाई का अंक पूछ रहा है, तो सभी अंकों में आप बताइए इकाई का अंक क्या होगा? सभी अंकों में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 312 में 2 इकाई का अंक है, 459 में 9 इकाई के स्थान पे है, 236 में 6 है और 378 में 8 है। तो इनका आपस में क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो गुणा कर लीजिए। देखिए 2 का गुणा 9 में करिए तो आप कहेंगे सर 18 होगा। जब ये 18 होगा तो हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो 8 इकाई है और 1 दहाई है तो 1 को छोड़ देंगे। अब 8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, 4 को छोड़ देंगे, फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे, सॉरी 8 का गुणा यहाँ पे हम 8 में करेंगे। ठीक है, तो 8 कितना हो जाएगा? 64। 6 को छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे। यानी सिंपल सी बात है, आप इसको कितनी आसानी से लगा लेंगे। 2 का गुणा 9 में करेंगे 18 आएगा, 8 को लेंगे, 8 का गुणा 6 में करेंगे 8 छक 48 आएगा, फिर 8 को लेंगे, फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 आएगा, फिर इसमें आप 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है इसको लगा लेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न था। ये रहा आपके सामने। कहाँ गया भाई? हाँ, किधर? 1 मिनट भाई। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है,
ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये पूछा गया है प्रश्न हमारा कि एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणे 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए गए अनुसार हल कीजिए। 27 गुणे 4 बराबर 108 शिक्षक द्वारा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या हमारा, एक शिक्षक ने, चूंकि वो शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बालकों को गणित पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने जो ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे दिखा दिया ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया 29 गुणे 4। और एक विद्यार्थी ने, एक बालक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका, अपनी कॉपी पे जो है उसने क्या उतार लिया भाई 27 गुणे 4। उन्होंने दिया था 29 गुणे 4 और उतार लिया इसने 27 गुणे 4। और कह रहा तथा नीचे दर्शाए हुए हल किया। 27 गुणे 4 को ही उसने सॉल्व किया और 108 आया। सभी बच्चे इसको उतारे और एक बच्चे ने गलती से इसको उतार लिया और जब उसने सॉल्व किया तो 108 लाया। तो शिक्षक द्वारा ऐसे क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। क्या शिक्षक को जब वो बच्चा, जब वो बालक, जब वो विद्यार्थी अपना कॉपी चेक करने के लिए जो है अभ्यास पुस्तिका को चेक कराने के लिए शिक्षक के पास आएगा, तो क्या उस विद्यार्थी को, जो शिक्षक है, क्या उसको 0 अंक देना चाहिए शिक्षक को? दूसरा ऑप्शन है उस विद्यार्थी से क्लास में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देना चाहिए। फिर वो जो शिक्षक है बच्चों को ये कहेंगे कि आप सतर्क रहिए, मतलब इस तरह गलतियां मत करिए, और उसे 0 अंक दे देंगे। क्या है करेंगे? सी वाला ऑप्शन है उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 3 अंक देने चाहिए, यानी शिक्षक बच्चे को 5 में से 3 अंक देगा। क्या शिक्षक ऐसा करेगा? नेक्स्ट है शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगला ऑप्शन यहाँ पे है मेरे भाई, अगला ऑप्शन दिया गया है कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल यही आंसर सही हो जाना है। एक शिक्षक को यही करना चाहिए, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे ने इस प्रकार की गलती क्यों की, यानी उसने प्रश्न को क्यों गलत उतारा, और जो उसे सही करने के लिए, जब वो सही करके आया तो उसे 5 अंक फिर उसे दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब मेरे भाई, चलिए लिख लेते हैं, क्रय मूल्य ही लिख देते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। तो एक साइड क्रय मूल्य लिखिए, दूसरे साइड लिख लीजिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे आपने लिखा ही है। ठीक है, क्रय मूल्य को सीपी कहेंगे, कॉस्ट प्राइस इसको एसपी कहेंगे। तो विक्रय मूल्य का मतलब गुणा कितना है भाई, 3/2 है, तो 3/2 रख लेंगे। ये इधर एसपी जो है हमारा गुणे में है, सेलिंग प्राइस, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3/2 हो जाएगा। यहां से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य 2 हो गया, क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य 2 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि पूछ रहा है। ठीक है, उसे आप बताइए, कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट अगर आप 3 का खरीदेंगे, 3 का आपने परचेज किया, 3 का, और बेच दिया 2 में, तो आपको लाभ होगा कि हानि? तो आप कहेंगे सर हानि होगा। कोई वस्तु आपने 3 का खरीदा, 2 का बेचा, तो आप कहेंगे सर हानि होगी। कितने की हानि होगी? 1 की हानि होगी। ठीक है, 1 की हानि होगी। अब यहाँ पे नीचे जो है ना, हमेशा हम उस वैल्यू को रखते हैं जिससे तुलना करते हैं। बताइए 1 की हानि हुई, किससे हानि हुई? तो आप कहेंगे सर 3 से हानि हुई, तो यहाँ पे हमेशा 3 रखेंगे। अगर नहीं पता है मेरे भाई, तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? क्रय मूल्य को। तो 1 की हानि हो गई, क्रय मूल्य हमारा 3 था तो 3 रख लिए। अब इसको जो है परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 हो जाएगा बटे 3, भाग दे लीजिएगा। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% की हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो ये आंसर आपका यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी, हानि कितने का? 33 सही 1/3% का। ठीक है, यहाँ से सीपी एस पे मिल गया, 1 की हानि हुई, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, गुणे 100 का गुणा करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न यूपीटीटी 2017 का, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि यदि यहाँ पे दिया है किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही हम लोग जो इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा क्या है यहाँ पे प्रश्न में कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल दिया है। कुल क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 660 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो अगर यहां से आप मान लीजिए सपोज दैट हमारी जो लंबाई है किससे, चौड़ाई की, जो हमारी चौड़ाई है, ये जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है। तो अगर हम चौड़ाई b मान ले रहे हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा गया है, ये देखिए इसको पढ़िए कि जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई अगर हमारे b है तो लंबाई कितना हो जाएगी, 2b हो जाएगी। अब यहां से देखेंगे हम लोग जो है कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल तो 660 दिया है, लेकिन हमें क्या पता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे होता है ऊंचाई। नहीं पता है तो याद कर लीजिए कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है इक्वल टू 660 होता है। जब भी कोई नई आइडेंटिटी नया कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपको मिले, एक रफ कॉपी रखे रहिए, उसमें आप इसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, जैसे आज आपको पता चला कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, तो आप इसको नोट कर, अगर पहले से जानकारी है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है इसे पे सॉल्व कर लेते हैं। जो यहाँ पे 2 रखेंगे, जो लंबाई है हमारी यहाँ से कितनी है भाई, 2b है, तो यहाँ पे 2b रख लेंगे। यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस, यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई तो b है तो b ही रहने देंगे, इनटू यहाँ पे ऊंचाई नहीं पता है, इक्वल टू 660 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 गुणे 2b और ये b मिल करके कितना हो जाएगा, 2b और ये b मिल करके यहाँ पे 3b हो जाएगा, इनटू यहाँ पे देखिए ऊंचाई भी दिया है, कमरे की ऊंचाई यहाँ पे दिया है देखिए 11 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग 11 रख लेंगे बराबर 660 हो जाएगा। ठीक है, 11 का 2 में गुणा कर लीजिए तो कहेंगे सर 22 हो जाएगा, 22 गुणे 3b बराबर हो जाएगा 660 हो जाएगा। अब ये 22 इधर गुणे में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो आप कहेंगे सर भागे में हो जाएगा, तो 660 है, भागे का साइन बना लीजिए, ये इधर गुणे में था उधर जाएगा भागे में, 22 एक कम 22 कैंसिल कर लीजिए, 22 तिहाई 66 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो 3b बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो b बराबर ये 30, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में होगा, बटे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 10 आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ से 10 आ गई। तो लंबाई कितना हो जाएगी, यहाँ पे b का मान रख लेंगे, लंबाई हमारी हो जाएगी 20, लंबाई 20 हो गई, चौड़ाई आपकी 10 हो गई। पूछा क्या है, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है आसानी से छत के क्षेत्रफल जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है छत का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला। जैसे आपको छत का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें लंबाई, ठीक है, जो लंबाई होगी उसमें चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है भाई, लंबाई आप कहेंगे सर वहां से हमारी 20 है, और गुणे चौड़ाई कितनी आई है, 10 आई है, तो इक्वल टू गुणा कर देंगे 200 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 200 मीटर स्क्वायर, किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। तो आपके पास दो फार्मूले मिले। ठीक है, जैसे जो अगर कोई कमरा है, ठीक है, रूम है कोई, तो अगर रूम के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको छत का क्षेत्रफल निकालना है, छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है l इंटू बी होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, जैसे प्रश्न कहा है वैसे हमने इसको लगा लिया। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसको आप सॉल्व करेंगे।
यूपीटीटी 2026 के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मेरे भाई यूपीटीटी के फेवरेट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी मींस विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से, 8 से, 12 से, 11 से। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है आपका पूछा गया है कि यदि संख्या, ये संख्या आपकी दी गई है जो है, ठीक है, 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पे क्या होगा। मतलब ये देखिए 6, यहाँ पे 0, 4, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे 6 दिया है। कह रहे यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसके जगह आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे। तो देखिए कोई संख्या 11 से कैंसिल होती है, विभाज्य होती है, उसका नियम ये है कि उसके सम स्थानों को जोड़ लीजिए, विषम स्थानों को जोड़ लीजिए और उसमें से सम स्थानों को माइनस कर लीजिए। इसका नियम ये होता है विषम माइनस सम इक्वल टू 11। कोई संख्या 11 से कैंसिल होगी, उसमें विषम स्थानों को जोड़ लीजिए, उसमें से सम स्थानों को घटा लीजिए। अगर उस संख्या का मान 0 आ रहा है या 11 से वो विभाज्य हो रही है, ये 11 के पहाड़े में आ जा रही है, तो संख्या आपकी 11 से कैंसिल होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, या इसकी पहले प्लेसिंग कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा क्या है, फिफ्थ हो जाएगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मेरे भाई, हम लोग नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, जिधर से इकाई स्थान ताई स्थान प्लेसिंग होती है। ठीक है, ये देखिए जगह फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन मार्क है, थर्ड, 4 और ये हमारा हो जाएगा 5। इसमें विषम स्थान कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर एक, जो हमारा विषम स्थान पे वो 1 है, 3 है, 5, मतलब विषम संख्या है 1, 3, 5। इसके स्थान पे जो है उसको लिख लीजिए 6, 6 प्लस ये क्या है 4, 4 लिख लेंगे प्लस ये 6। विषम स्थान हो गए, माइनस सम स्थान को देखिए, आप कहेंगे सर सम स्थान पे, सम प्लेस पे आपका 2 है और 4 है, तो 2 की जगह क्वेश्चन मार्क प्लस 4 की जगह 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए 6, 4, 10, 16 माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका कोई मतलब नहीं, बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 16 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 11। तो यहां से यहाँ पे माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 11 माइनस 16 हो जाएगा, ये इधर प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर -5, माइनस माइनस कट गया तो क्वेश्चन मार्क इस जगह 5 आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे जो संख्या हम भरेंगे ये फिलअप करेंगे 5, इसके जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, विषम जो स्थान है पहले प्लेसिंग कर लीजिए, इकाई दाई सैकड़ा ऐसे होता है, तो इधर से 1, 2, 3, 4, 5 उसके ऊपर लिख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद जो विषम स्थान पे थे, विषम स्थान पे 6, 4 और 5 था, तो इसको लिख लिया। उसमें से जो सम स्थान पे थे उसको हमने घटा लिया। ठीक है, जैसे सम स्थान पे क्या थे हमारे, सम स्थान पे हमारा था 0, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये, उसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ गई 5 आ गई, तो संख्या आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यूपीटीटी 2017 का बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। यानी 20वीं सदी के जो है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित मतलब स्वयं से शिक्षित इंडियन मैथमेटिशियन प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य जी, श्रीनिवास रामानुजन जी, हरिश्चंद्र जी। ठीक है, आप लोग बताइए कौन है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन जी। ये जो है कि स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति ये थे। ठीक है, आर्यभट्ट जी ये कौन थे आपको बताना है। ठीक है, इन्होंने किसका आविष्कार किया। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये संख्याओं पे आधारित प्रश्न आपके पास ये रहा। देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि यदि यहाँ पे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का बार बार ये जिक्र कर रहा है, एक बड़ी संख्या और एक कह रहा है छोटी संख्या।
तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की ही बात किया है प्रश्न में, तो हम अपने मन से मान लेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख लेंगे कि बड़ी संख्या को मान लेंगे ये हमारी बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या हमारी क्या है, y। अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो एक साइड आप लिखिए, पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या कहा जा रहा है, पहले स्टेप में कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में कंपेयर किया जा रहा है। तो एक साइड लिख लीजिए बड़ी संख्या, दूसरी साइड लिख लीजिएगा यहाँ पे छोटी संख्या। अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चलेंगे आप। कह रहा है बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या ये है और इसका क्या 2 गुना, मतलब 2 का उसमें गुणा कर देंगे। 2 गुना का मतलब 2 का गुणा, तो बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से, जो छोटी संख्या के 5 गुने से, ठीक है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये जो बड़ी संख्या है इसका जो 2 गुना है ये छोटी संख्या की ये जो है 5 गुने से ये 3 ज्यादा है, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे और 3 जोड़ देंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 3। ये समीकरण नंबर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुने, तो एक साइड बड़ी संख्या लिख लीजिए और एक साइड छोटी संख्या लिख करके रेडी रहिए। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसको पढ़ते हैं। बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या का 4 गुना हो गया, छोटी संख्या के 3 गुना, तो छोटी संख्या का 3 गुना हो गया, के 3 गुने का योग मतलब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो योग कितना हो जा रहा है, 72 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 71 है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें 2 समीकरण यहां से मिल गया। देखिए पहला समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 3, दूसरा समीकरण हमें मिल गया 4x प्लस 3y बराबर 71 है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे जो है x के पास 2 है या x के पास 4 है, तो यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा हमको। तो 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा पूरे समीकरण में होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2। तो चलिए सब में गुणा करिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा इसमें करिए 5 दूना 10y इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब जो है आपका एक समीकरण ये और एक समीकरण ये वाला, इन दोनों को लेकर के आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पे। तो जो हमारा समीकरण है ये है 4x प्लस 3y बराबर 71। इसके नीचे इसको लिख लेंगे 4x माइनस 10y बराबर 6। दोनों समीकरण को घटा लीजिए। ठीक है, घटाने पे साइन चेंज होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 13y बराबर 71 में से 6 को घटा लीजिए, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 6। तो y बराबर हो जाएगा 65, ये इधर गुणे में इधर आएगा भागे में, तो 13 5 65, तो y का मान जो है आ गया हमें 5। y का मान कितना आ गया 5। अगर y का मान 5 आ गया तो y का मान किसी समीकरण में आप रख लीजिए। ठीक है, तो y का मान मान लीजिए हम जो है कि समीकरण नंबर हम 1 में रख लेते हैं। यहाँ दिया है 2x माइनस 5 गुणे y का मान कितना है 5 बराबर कितना है 3 है, तो 2x माइनस 25 बराबर 3। तो 2x बराबर हो जाएगा ये 3 और इधर जाएगा 25 3 28 हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो x का मान, ये y का मान तो 5 आ गया और यहाँ से x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो पूछ रहा है वे संख्याएं हैं, तो संख्याएं हमारी आपकी एक 14 हो जाएगी और एक हमारी 5 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इसको हम जो है लगा लेंगे, जैसे प्रश्न कह रहा था वैसे इसको हम सॉल्व कर लिए। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर घनों वाले में कितने में से केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। तो देखिए जब यहाँ पे जो घन दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर, तो ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर,
कह रहा है सभी फलकों पे कलर भरा जाता है, ठीक है, सभी फलकों पे ये कलर ऐसे कलर भरा गया है, इस वाले फलक पे, इस वाले फलक पे, सभी पे ऐसे कलर भरा गया है, ठीक है। इसमें से 1 सेंटीमीटर वाला घन काटा जाता है, कितने सेंटीमीटर का भाई? 1 सेंटीमीटर का जो है एक घन काटा जाता है, 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर वाला जो है इसमें से, ये बड़ा वाला जो 5 सेंटीमीटर है इसमें से 1 सेंटीमीटर वाला कट करना है। तो कितनों में से केवल एक, कितने का पूछ रहा है? बहुत सारे घन इसमें से काटे जाते हैं, तो पूछ रहा है केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो मेरे भाई इसका एक फार्मूला है, आप इसको लिख लीजिए, केवल एक ही फलक पर रंग अगर लगाना है, कलर करना है उसपे, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर होता है। n क्या है? वहां पे संख्या है, ठीक है, n क्या है? हमारी संख्या है। तो जब केवल एक की बात करेगा तो ये वाला फार्मूला आप लगा लेंगे, यहां से वैल्यू रख लीजिए, n का मान कितना है? 5 - 2 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9, 9 छक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 इसका आंसर आ जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इस तरह से इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। अगर कोई बड़ा घन हो उसमें से एक घन आपको केवल एक ही घन कट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर, इस पे लग जाएगा। ये अगला प्रश्न आपके सामने है कि दोनों छोरों में से, यहाँ पे अच्छा प्रश्न कंप्लीट ऊपर भाई दिया है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों में चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन सा मापक प्रभावित होता है। यानी जैसे कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे, जैसे कोई आंकड़ा, कोई डाटा दिया गया है, ठीक है, इस डाटे को आप जो है अवरोही क्रम में जो है दोनों छोरों को, दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाया जाए। जैसे कोई डाटा दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 ऐसे कुछ है, ठीक है। अब पहले इसको अवरोही क्रम में आप लिख लेंगे और उसके बाद इसके दोनों छोरों को, इस वाले छोर के और इस वाले छोरों को, डाटा को आप हटा देंगे। हटाने के बाद कह रहा है कि तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन से माप प्रभावित होते हैं, कौन से माप इसमें प्रभावित होते हैं? माध्य और माध्यक, माध्य माध्यक बहुलक, माध्य और बहुलक, बहुलक और माध्यक। इसका आंसर आप बताइएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो जरूर बताइएगा, ठीक है, इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? मेरे भाई यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, अगर 3 और 4 से, तो डेफिनेटली 12 से भी विभाजित होगी। ऐसा क्यों? जैसे कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से, तो 6 से भी होती है, उसके गुणनफल से जरूर डिवाइड होगी आपकी, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो रही है तो 3 गुणे 4 मतलब वो 12 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। तो कह रहा है ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 12 का सब में भाग देकर के चेक कर लीजिए, 12 से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, 12 से भी नहीं कैंसिल होगा और ये भी नहीं आपका कैंसिल होगा। तो 12 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 444, ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसके गुणनफल 12 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी 12 का रूल क्या है? कोई संख्या यदि 3 से कैंसिल हो जा रही है, 3 से विभाजित हो जा रही है और 4 से, दोनों से विभाजित हो रही है, तो 12 से भी विभाजित होगी। अब कहेंगे सर ये तो 4 से डिवाइड हो रहा था, ये जो दिया गया था ये 4 से, लेकिन ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से कहां हो रहा है, ठीक है। तो 3 से भी होगा, 4 से होगा, तभी वो 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और क्लास का अंतिम प्रश्न, यूपीटीटी 2017 का अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न क्या है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला है भाई, फार्मूला लिख लीजिए कॉपी पे और इस पे हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा पंचभुज, पंचभुज के सभी अंतःकोणों
कोणों का योग का फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको लिख लीजिए, इसी पे लग जाएगा। क्या होता है फार्मूला भाई? 2n-4 इंटू 90। दो एक यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है 2 और इंटू n का मान यहाँ पे 5, पंचभुज का मतलब 5 होता है, ठीक है, -4 इंटू 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 -4 गुणे 90 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, गुणे 90 बराबर 9 से कितना हो जाएगा? 54। 540 डिग्री आ जाएगा, 540 डिग्री। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 540 डिग्री, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 540 डिग्री। तो ये यूपीटीईटी के मेरे भाई जो पेपर हुआ था जो आपका, उसके हमने कंप्लीट जो है मैथ का सॉल्यूशन कराया आपको। इसके बाद हम आपको जो है 2021 के पेपर को मे भी पॉसिबल हो सकता है लाएं, नहीं तो आपको 2014 का पेपर हो सकता है आपको सॉल्व कराएं। तो जो भी मेरे भाई मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग इस मेरे इस चैनल से विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। आपके लिए हम ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। अगर यह क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।